शाम 5:30 बजे सीसीएस की बैठक होने वाली है, यानी कि कैबिनेट की बैठक के ठीक बाद सीसीएस की बैठक होने वाली है, यानी कि कल भी अहम बैठकों का दौर जारी रहेगा। लेकिन आज जो जांच एजेंसियां हैं वो लगातार अपडेट कर रही हैं। ऐसे में राष्ट्रपति ने भी गृह मंत्री अमित शाह से बातचीत की है। लेकिन जो इस वक्त की सबसे अहम जानकारी है वो ये है कि कल शाम 5:30 बजे सीसीएस की बैठक होगी और कैबिनेट के ठीक बाद सीसीएस की बैठक होगी। यानी कि अब ये जो मामला है एनआईए को सौंपे जाने के बाद से अब हर तरीके से, हर एंगल से इसकी जांच होगी और पड़ताल लगातार जारी है। गणेश, देखिए, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद ही कह दिया कि जो भी दोषी उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, तो इससे ही आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से सरकार इस पूरे मामले को लेकर ले रही है। अब कल जिस तरीके से कैबिनेट की बैठक को बुलाया गया है शाम को 5:30 बजे, उससे पहले कहा जा रहा है कि कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक होगी। उसके बाद जिस तरीके से घटनाक्रम होगा कि किस तरीके से अब आगे बढ़ना है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद ही कहा था कि अब कोई भी आतंकी हमला होगा तो उस एक्ट ऑफ टेरर की तरफ से देखा जाएगा। तो जिस तरीके से अब देखिए, लाल किला में जिस तरीके से घटना घटित होती है उसके बाद कई लोगों की यहाँ पर जान जाती है, उसके बाद सरकार पूरी तरीके से एक्शन मोड में है। अब कल देखने वाली बात होगी जब कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की जब बैठक होती है तो किस तरीके से वहाँ पर निर्णय लिए जाते हैं। जी बिल्कुल, कल का दिन बेहद खास है क्योंकि कल सीसीएस की जब बैठक होगी तो कौन से एक बड़े निर्णय हैं जो लिए जा रहे हैं, इस पर खास हमारी नजर रहेगी। लेकिन इस वक्त हम आपको बताने जा रहे हैं कि जो जांच का दायरा है वो कैसे कैसे आकर एनआईए को जब सौंपा गया, लेकिन ये दायरा अब सिमटता जा रहा है क्योंकि अब जो टोह थी, जिसकी तलाश थी, उसके बेहद करीब है। और जिस नेक्सस, जिस संगठन की बात हम कर रहे थे लगातार, अब इशारों में नहीं बल्कि क्लियर कट बात होगी। और प्रधानमंत्री ने जो कहा है उस बिंदु पर भी हमें सोचने की अब जरूरत है। पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। दिल्ली लाल किले के पास ब्लास्ट मामले में दिल्ली पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों की जांच अब अहम पड़ाव पर आ गई है। भीड़ भाड़ वाले इलाके में कार में धमाका होने से पहले संदिग्ध आतंकी और उसके टेरर रूट को लेकर कुछ अहम पॉइंट्स हैं, जिनकी तफ्तीश के बाद ही धमाके की असली कहानी सामने आ सकती है। धमाके की एक एक कड़ियां जोड़ रहे अफसरों की जांच अब 3 महत्वपूर्ण पॉइंट्स पर आकर टिक गई है। इसमें सबसे अहम सवाल है कि धमाके से पहले 3 घंटों तक कहां था उमर। दरअसल आतंकी डॉक्टर उमर हरियाणा से सुबह करीब 8 बजे ही दिल्ली में दाखिल हो गया था। दिल्ली की सड़कों पर इधर उधर घूमने के बाद उमर गाड़ी लेकर दोपहर करीब 3:19 पर पार्किंग में पहुंच गया। यहां करीब 3 घंटे तक गाड़ी खड़ी रही। फिर शाम करीब 6:22 पर उमर गाड़ी लेकर वहां से निकल गया और थोड़ी ही देर बाद धमाका हो गया। सुरक्षा एजेंसियां जांच कर रही हैं कि गाड़ी पार करने के बाद 3 घंटे तक उमर कहां था। धमाके से पहले उसने किस किस से संपर्क किया या मुलाकात की। क्या 3 घंटे तक वो टारगेट की रेकी कर रहा था? क्या वो किसी स्लीपर सेल या लॉजिस्टिक सपोर्ट का इंतजार था? असल सवाल यह है कि क्या वो लाल किले जैसे भीड़ भाड़ वाले इलाके में पीक आवर की भीड़ बढ़ने का इंतजार कर रहा था। इस मामले में दूसरी अहम कड़ी है फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी। डॉक्टर टेरर मॉड्यूल का सबसे बड़ा कनेक्शन फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी से है। इसी यूनिवर्सिटी में डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर उमर नबी, डॉक्टर शाहीन काम करते थे। अब यूनिवर्सिटी कैंपस भी सुरक्षा एजेंसियों के जांच के रडार पर है। जांच हो रही है कि अल फलाह यूनिवर्सिटी में गैंग के और भी सदस्य हैं। क्या यूनिवर्सिटी कैंपस के आसपास टेरर मॉड्यूल का स्लीपर सेल मौजूद है? यूनिवर्सिटी के आसपास ही क्यों छिपाया गया हजारों किलो विस्फोटक? सवाल है कि अलग अलग समय पर विस्फोटकों की खेप पहुंचाई गई। जिस टेलीग्राम ग्रुप से ये लोग जुड़े हुए थे उसके दूसरे मेंबर कौन कौन हैं? दरअसल दिल्ली में अब तक जितने भी बम धमाके देखे गए उसमें विस्फोटक भले ही कोई भी हो, लेकिन ब्लंट ऑब्जेक्ट जैसे कील, बॉल बेरिंग, ब्लेड, कांच जैसी धारदार चीजों का इस्तेमाल किया जाता था, जिससे इंपैक्ट बहुत ज्यादा और दूर तक हो। लेकिन इस मामले में ऐसा कुछ नहीं हुआ। मौके पर पुलिस को किसी भी तरह का कोई भी ब्लंट ऑब्जेक्ट नहीं मिला। लेकिन आखिरकार ब्लास्ट का इतना खतरनाक इंपैक्ट कैसे हुआ जबकि सड़क पर कहीं कोई गड्ढा भी नहीं बना? धमाके की चपेट में आकर कई गाड़ियां तबाह हो गई, बल्कि लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए, एटीएस की दबिश लखनऊ में बढ़ गई है। शाहीन के घर एटीएस की टीम पहुंची है और तभी मामलों की जांच की जा रही है। और ऐसे में एक अहम जानकारी हम आपको बता रहे हैं, शाहीन के घर, जिसकी गिरफ्तारी कल ही हुई थी, अब शाहीन के घर पहुंची है एटीएस की टीम और शाहीन के पिता से एटीएस अब पूछताछ कर रही है, खासकर उस प्रोफाइल के बारे में जो अहम कड़ी साबित हो सकती है। और शाहीन वो कड़ी है जो कि एक बड़े खुलासे के तौर पर अब जांच एजेंसियां उसे देख रही है। तो इससे पहले अभी एटीएस पहुंची है और शाहीन के पिता एटीएस की पूछताछ में शामिल हो रहे हैं।
ये है डॉक्टर मेरी ये बेटी। डॉक्टर शाहीन है आपकी? हाँ मेरी अच्छा, ठीक बेटी है। क्या करती हैं ये? क्या करती हैं? ये डॉक्टर शाहीन जो है हाँ। असिस्टेंट प्रोफेसर होगी कहाँ पे? मेडिकल कॉलेज हरियाणा में या दिल्ली में है इस वक्त एट हरियाणा में। प्रेजेंट। कब से आपके पास कब से नहीं आई? आप अल्फला यूनिवर्सिटी कब से नहीं आई? ये मेरा ख्याल 2-2.5 साल हो गए। 2-2.5 साल नहीं आई। आपको पता है ये क्या लखनऊ करती है? एक आदमी सवाल कर लखनऊ और कानपुर में भी ये रह क्या करती हैं? थी? लखनऊ और कानपुर में भी रह चुकी हैं पहले ये। नहीं, लखनऊ में कानपुर में वो जो मेडिकल कॉलेज कानपुर का है उसमें रह चुकी हैं। आपको पता है ये क्या कर रही है आजकल? क्या करती थी? कब से आपसे आपको पता है संपर्क ये आतंकी संगठन में- हमारा बता रहे हैं, एक आदमी सवाल करे सर, तो हम आपको जवाब पता दे है दें। कि ये आतंकी संगठन एक आदमी ये आपकी बात कर रहे हैं। ये आपको आखिरी आपकी पता है बात कि कर। आतंकी संगठन के नेटवर्क में है ये, उनसे इनका कनेक्शन है। आप क्या ये बात जानते थे? आपको कुछ आइडिया नहीं, था इस हमें बात का? कुछ नहीं पता। कभी- कुछ कभी नहीं आप- पता। कल गिरफ्तार हमें कुछ नहीं पता है। अच्छा, कोई बात नहीं। ये बताइए हमको नॉलेज नहीं। आखिरी बार कब बात हुई आपकी? आखिरी बार बात आखिरी बात हमारी मेरा कभी 1.25 साल हो गई होगी। फरीदाबाद के जो डॉक्टर हैं उनसे इनका सवा साल। कनेक्शन किसके साथ है? इनकी जो डॉक्टर- शादी किसके साथ हुई? जो डॉक्टर है फरीदाबाद के जिनसे इनका कनेक्शन सामने है, उनसे इनका क्या रिलेशन था? ये लोग कब से साथ में थे एक साथ? नहीं, ये इसके बारे में हमें कोई नहीं, कुछ भी नहीं पता क्या है। शादी हो चुकी है इनकी? किसके मतलब शादी हो चुकी है? बोलने दो। किससे क्या रिलेशन है, हाँ। किससे दोस्ती है, जी। ये हमें कुछ नहीं पता है। अच्छा, ये बताइए आपकी बेटी का नाम आ रहा है, क्या कहेंगे आप? हम क्या कहेंगे, गिरफ्तार नाम है पुलिस ने आप गिरफ्तार हैं? पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दिल्ली ब्लास्ट से भी इनके तार जुड़ रहे हैं, क्या कहेंगे आप? ऐसी निर्दोषों किसी- इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते हैं। हाँ। हमें यकीनी, पहले भाई यकीनी जब नहीं हो रहा है हमको भाई कि मेरी बेटी ऐसी होगी। इलाहाबाद मेडिकल कॉलेज से पढ़ाई की है, अच्छा। वहीं से MBBS किया है, वहीं से MD भी की है। किस सन में? सन हम आपको पूरा करेक्ट नहीं बता पाएंगे, बाद में हमसे आप कहेंगे। अच्छा, है ना, आप देखिए डॉक्टर शाहीन के लगते क्या हैं? हम फादर हैं उसके। फादर हैं। आपकी आखिरी बार उनसे कब बात हुई थी? करीब 1.5-2 साल हुआ। 1.5-2 साल हो गए। अच्छा, आपको पता है क्या उनका ब्लास्ट में नाम आया? आपको पता था? नहीं, हमको अभी तक नहीं पता है। क्या पुलिस की टीम कोई आई थी? हैं? पुलिस से कोई संपर्क किया आपसे? कब? आज या कल? नहीं, पुलिस ने? आज कल कोई नहीं आया, आप ही या पहली बार आए हैं। अच्छा, ये जो फोटो आपको दिखाई, ये फोटो आप पहचान रहे हैं? नहीं, मैंने एक को तो मैं पहचान रहा हूँ, दूसरे को नहीं पहचान रहा हूँ मैं। जो बात है, देखिए, इस समय जी न्यूज़ की जो टीम है, MBBS इलाहाबाद से किया है, MD भी इलाहाबाद से किया है। तो आतंक के एपिक सेंटर की बात अब हो रही है कि 2 एपिक सेंटर खुलकर सामने आए हैं। एक तो फरीदाबाद, दूसरा अनंतनाग, और दोनों ही जगह पर जो टेरर मॉड्यूल है उसका पता लग रहा है। उनके लिंकेज के बारे में जानकारियां मिल रही हैं, लेकिन एक रिपोर्ट के जरिए हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि कैसे आतंक के 2 एपिक सेंटर डेवलप होते गए और कानो कान किसी को खबर नहीं है। एक बड़े आतंकी मॉड्यूल का पर्दाफाश हुआ है, जिसके तार जैश ए मोहम्मद और अंसार गजावत उल हिंद जैसे प्रतिबंधित संगठनों से जुड़ा था। ये मॉड्यूल व्हाइट कॉलर टेरर इकोसिस्टम का हिस्सा है, जिसमें शिक्षित डॉक्टरों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आतंक के 2 एपी सेंटर। पूरे घटनाक्रम में आतंक का मुख्य केंद्र हरियाणा के फरीदाबाद में अल फलाह मेडिकल कॉलेज और जम्मू कश्मीर के श्रीनगर अनंतनाग के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है। इनसे राइफलें, सैकड़ों किलो विस्फोटक और टाइमर बरामद हुए हैं, जो दिल्ली NCR में बड़े हमले की योजना का संकेत साफ साफ देते हैं। डॉक्टर उमर नबी और डॉक्टर आदिल का करीबी कनेक्शन इस नेटवर्क का केंद्र रहा। ये खुलासा 27 अक्टूबर 2025 से शुरू हुई जांच से सामने आया। श्रीनगर में जैश के समर्थन में पोस्टर लगाए गए। CCTV फुटेज से पता चला कि डॉक्टर आदिल अहमद ने इसे लगाया था। आदिल वहां से भागकर सहारनपुर आ गया और डॉक्टर की भूमिका निभाने लगा, लेकिन खुफिया इनपुट पर सहारनपुर से आदिल की गिरफ्तारी हुई, जिसके बाद GMC अनंतनाग लॉकर से एक AK-47 राइफल, मैगजीन और 83 लाइव राउंड कारतूस बरामद हुए।
फरीदाबाद की लीड मिली, जहां अल फलाह मेडिकल कॉलेज से जुड़े डॉक्टरों का नेटवर्क सक्रिय था। डॉक्टर मुजम्मिल शकील, जो पुलवामा का रहने वाला MBBS MD, फरीदाबाद के अल फलाह हॉस्पिटल में डॉक्टर धौस गांव के किराए के फ्लैट से 360 किलो अमोनिया नाइट्रेट, 20 टाइमर, एक 47 राइफल, पिस्टल और 84 कारतूस, वॉकी टॉकी और सूटकेस बरामद हुआ। मुजम्मिल शकील भी जेम्स के पोस्टर लगाने का आरोपी है। जांच का दायरा बढ़ा तो 2900 किलो से ज्यादा अमोनिया नाइट्रेट बरामद किया गया। आतंक का एक एपिसेंटर हरियाणा के फरीदाबाद में एक्टिव था और दूसरा अनंतनाग से सामने आ रहा है। उमर नबी पुलवामा का रहने वाला है, जैश का आतंकी बताया जा रहा है। श्रीनगर GMC से MD किया और फिलहाल अल फलाह मेडिकल कॉलेज में काम कर रहा था। उमर नबी और आदिल अहमद बेहद करीबी सहयोगी थे। दोनों कश्मीरी मूल के GMC श्रीनगर अनंतनाग से MD पास आउट हैं। आदिल के लॉकर से AK-47 मिलने के बाद पूछताछ से उमर का नाम सामने आया था। आदिल, मुजम्मिल और उमर फरीदाबाद के मेडिकल कॉलेज में साथ काम कर रहे थे, जहां विस्फोटक स्टोर किए जा रहे थे। आदिल की गिरफ्तारी से चेन शुरू हुई जो उमर तक पहुंची। जब रिपब्लिक भारत की टीम ने उमर के परिजनों से बात की तो उन्होंने बड़ा खुलासा किया। एज अ प्रोफेसर वो काम कर रहे थे वहाँ, वो मुझे नहीं पता कहाँ थे। लास्ट टाइम कब जा रहा है? मैंने कहा ना 2 महीने पहले। वो ज्यादा बातें भी नहीं करता था, बस अपने काम में मशगूल रहता था। कुछ ये मतलब आज की एक्टिविटी नहीं है। आज हमारे साथ ज्यादा बातें नहीं कर। वो तो पहले से ऐसा बंदा था, खाली नमाज कुरान बस। वो मतलब आप इमेजिन नहीं कर पाओगे कि वो ऐसा बंदा भी ऐसा कर सकता है। इमेजिन नहीं कर पाओगे। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, कई बड़े खुलासे के साथ सवाल बहुत हैं। किस तरह के हैंडलर जुड़े थे? क्या लक्ष्य दिल्ली NCR था? और नेटवर्क कितनी दूर तक फैला हुआ था? इन सब का जवाब आना अभी बाकी है, लेकिन फिलहाल 2 एपिसेंटर का भांडा फोड़ हो चुका है। एक फरीदाबाद और दूसरा जम्मू कश्मीर का अनंतनाग। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और जम्मू कश्मीर में भी अलर्ट घोषित कर दिया है। इस धमाके के जो तार हैं वो जैसे जैसे जुड़ते जा रहे हैं, तो इस वक्त जो खबर आ रही है उसके मुताबिक अब वहां भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। खबर है कि LG ने एक हाई लेवल मीटिंग की है उच्च अधिकारियों के साथ और सिक्योरिटी एजेंसीज और खासकर इंटेलिजेंस के साथ ये बैठक काफी अहम मानी जा रही है। श्रीनगर में LG ने हाई लेवल मीटिंग की और मीटिंग में सुरक्षा हालातों को लेकर समीक्षा बैठक की है कि कश्मीर के हालात क्या है और ऐसे में हम अपने नागरिकों को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं, और जो लिंक जुड़ रहे हैं उन्हें भी लेकर के भी अब गहन मंथन का दौर शुरू हो गया है। इधर दिल्ली में रविवार शाम दिल्ली दहलाने वाली जो धमाके हुए उससे देश को हिलाया तो, लेकिन जो कड़ियां हैं वो फरीदाबाद से, जैसा कि हमने कहा कि जो 2 एपिक सेंटर हैं वो आपस में मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में इस रिपोर्ट में हम उस टेरर ट्रेल की एक्सक्लूसिव जो स्टोरी है, जो डिटेल है, वो अब दिखाने जा रहे हैं। और देखिए आपकी किस तरीके से सारे जो मामले हैं, सारे जो एंगल हैं, सारे जो एपिक सेंटर हैं, कैसे एक लाइन में मिलते हुए नजर आते हैं। देखिए रिपोर्ट। बम ब्लास्ट हुआ है लाल किले के सामने। दिल्ली के दिल में धमाका। धमाके की कार का पुलवामा कनेक्शन। फरीदाबाद आतंकी मॉड्यूल से जुड़े तार। जगह नेताजी सुभाष चंद्र बोस मार्ग, लाल किला, दिल्ली। तारीख 10 नवंबर, समय 6:52। एक तेज धमाका, आग की लपटें और चारों तरफ मातम। बम ब्लास्ट हुआ है। दिल्ली के लाल किले के पास हुए ब्लास्ट ने देश की राजधानी को हिलाकर रख दिया। धमाके में 9 लोगों की मौत हुई है और 20 घायल हैं। धमाका इतना जोरदार था कि आसपास खड़ी कई गाड़ियों के शीशे और पास के लाल किले मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 1 का शीशा टूट गया।
मौके पर अफरा तफरी मच गई। लेकिन जब फॉरेंसिक और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची तो सिर्फ कार के टुकड़े नहीं मिले, मिली कई ऐसी कड़ियां जिसने सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। इस विस्फोट के पीछे का खेल अब और गहराता जा रहा है, क्योंकि धमाके की कड़ी सीधे पुलवामा और फरीदाबाद से जुड़ रही है। सबसे पहले पता चला कि जिस i20 कार में धमाका हुआ वो गुरुग्राम के मोहम्मद सलमान के नाम पर रजिस्टर्ड थी, यानी सलमान फर्स्ट ओनर है। i20 कार गुरुग्राम के सलमान के नाम पर दर्ज थी। कार का नंबर था HR267624, जिसके बाद सलमान को हिरासत में लिया गया। जब सलमान से पुलिस की टीम ने पूछताछ की तो खुलासा हुआ कि सलमान ने कार पहले ही बेच दी थी। इसके बाद जांच आगे बढ़ी तो एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ, क्योंकि जांच में इस धमाके का पुलवामा कनेक्शन सामने आया। दरअसल जिस कार में धमाका हुआ उसे कई बार खरीदा और बेचा गया। पहले यह कार मोहम्मद सलमान के पास थी। सलमान ने कार तारिक को बेची। तारिक पुलवामा का रहने वाला है। तारिक ने कार उमर नाम के शख्स को दी। यानी एक कार जो हरियाणा से चलकर कश्मीर तक पहुंची वही दिल्ली में धमाके का जरिया बन गई, और यहीं से जुड़ा पुलवामा कनेक्शन और फरीदाबाद आतंकी मॉड्यूल के तार। कौन है उमर? उमर मोहम्मद जम्मू कश्मीर का रहने वाला है। धमाके के वक्त उमर कार चला रहा था। उमर के फरीदाबाद आतंकी मॉड्यूल से जुड़े होने के शक है। फिलहाल उमर मोहम्मद फरार चल रहा है। धमाके के वक्त कार में 3 संदिग्ध सवार थे। पुलिस अब डीएनए टेस्ट के जरिए पता लगाने में जुटी है क्या मारा गया शख्स उमर मोहम्मद ही था या कोई और। जब पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी खंगाले तो एक और खुलासा हुआ जो कार की पूरी टाइमलाइन को बता रहा है। दरअसल कार दोपहर 3:19 पर लाल किले के पास सुनहरी मस्जिद की पार्किंग में दाखिल हुई। करीब 3 घंटे कार वहीं खड़ी रही। फिर 6:48 पर कार पार्किंग से बाहर निकली और महज 4 मिनट बाद 6:52 पर नेताजी सुभाष बोस ट्रैफिक सिग्नल पर विस्फोट हुआ। जांच एजेंसियों को मस्जिद की पार्किंग में कार का इतने समय तक रुकना संदिग्ध लग रहा है। उन्हें इस बात का शक है कि मस्जिद की पार्किंग में ही कार के अंदर विस्फोट प्लान किया गया। तारिक की चाबी पर जो टैग मिला उस पर लिखा था रॉयल कार जोन। जब जांच एजेंसियों ने इस कंपनी की पड़ताल की तो इसका ठिकाना फरीदाबाद निकला। वही फरीदाबाद जहां दिल्ली ब्लास्ट से कुछ घंटे पहले दिन में पुलिस ने करीब 3000 किलो विस्फोटक बरामद किया था। अब जांच एजेंसियों को शक है कि फरीदाबाद में मिला विस्फोटक और लाल किले के पास हुआ ब्लास्ट एक ही टेरर मॉड्यूल का हिस्सा हो सकते हैं। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में यूएपीए की धारा 16 और 18 के तहत केस दर्ज कर लिया है। साथ ही एक्सप्लोजिव्स एक्ट की धारा 3 और 4 भी जोड़ी गई है। जांच अब एनआईए और एनएसजी के हवाले है, जो ब्लास्ट लिंक की हर कड़ी खंगाल रही है। सवाल है, क्या दिल्ली ब्लास्ट किसी बड़े आतंकी प्लान का हिस्सा था? क्या फरीदाबाद से मिली बारूद की खेप का दिल्ली ब्लास्ट से कोई कनेक्शन है? और क्या पुलवामा के तारिक और डॉक्टर उमर किसी बड़े आतंकी संगठन से जुड़े हैं? इन सभी सवालों के जवाब देश की सुरक्षा एजेंसियां तलाश कर रही हैं, क्योंकि ये महज एक ब्लास्ट नहीं बल्कि भारत की सुरक्षा को दी गई खुली चुनौती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो आतंकी यूनिवर्सिटी के पास भी हम आपको लिए चलेंगे, जहां से हमारे सहयोगी काजल मौजूद हैं, जहां डॉक्टर्स तो बनते थे लेकिन मौत की पढ़ाई करते थे। एक छोटे से ब्रेक के बाद उन सभी किरदारों से आपको रूबरू कराएंगे। बने रहिए।